जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं वर्ण विच्छेद। पिछले वीडियो में हमने सीखा वर्णों की संख्या, वर्णों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे वर्ण विच्छेद, यानी कि एक शब्द में कितने वर्ण होते हैं, इसकी जानकारी कैसे हमें मिले, इसका पता कैसे लगे, इसके बारे में जानते हैं। कि कोई भी शब्द होता है वो दो वर्णों से मिलकर बनता है, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के मिलने से ही कोई शब्द बनता है। तो कैसे हम उसे छांट पाएंगे, अलग कर पाएंगे या जान पाएंगे कि इस शब्द में कितने वर्ण हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है हमारा राम। राम के नाम से शुरुआत करते हैं। तो राम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि र आकार, रा और म अगर हिज्जे करे तो र आकार, रा और म, र में आकार है और म है, यानी स्पष्ट हो रहा है। फिर भी हम इसे स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से। र में लगा है आ, यानी र हलंत और आ जोड़ म हलंत और अ। यहां हम देखेंगे कि जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें हल लगा है, हलंत लगा है। तो और जितने भी स्वर वर्ण है उनमें हलंत नहीं लगा है। तो वर्ण विच्छेद का यही नियम है कि स्वर में हल हलंत नहीं लगता है और व्यंजन में लगता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, पीछे हमने वीडियो में जाना है कि इसकी परिभाषा क्या है। स्वर की परिभाषा है जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसके उच्चारण में, है ना, उसे स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जो हम पूरा देखते हैं, क ख ग च छ ज या प म प य र ल कुछ भी हो, जो व्यंजन हम पूरा देखते हैं उसमें निश्चित रूप से अ होता है, यानी कि स्वर होता है। अर्थात उसे हम अलग अलग करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, यानी र आधा और अ अलग होके र होगा। प में भी प अलग हो जाएगा तो प आधा हो जाएगा और अ अलग हो जाएगा। तो वही अलगाव हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्ण विच्छेद में हमने अलगाव कैसे किया है। तो यहाँ है रा, तो र आ, और म तो म अ, म में अ, यानी किसी भी व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं हो तो उसमें अनिश्चित होगा, और मात्रा हो तो मात्रा होगी। आ की मात्रा है यहाँ पे तो आ लिख दिया स्पष्ट रूप से। तो हमने व्यंजन में हल लगाया है, स्वर में नहीं, क्योंकि स्वर आधा नहीं होता है। तो राम बहुत ही आसान है। आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आज आपको सारे के सारे शब्द सिखा दूंगा निश्चित रूप से। लगभग 90% शब्द आप जान जाएंगे कि उनको कैसे हम अलग करें, वर्णों को कैसे अलग अलग करें किसी भी शब्द में से। तो राम। दूसरा है आम। आम में हम देख रहे हैं कि आ ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि वो क्या है, स्वर है। स्वर कभी भी आधा नहीं होता है। तो आ और म अ, म में अ है तो म आम। यहां है ह्रस्व ई म अ, यानी ह्रस्व ई जोड़, इसको हम धन भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं। तो ह्रस्व ई जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ दीर्घ ई। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इमली में हम देख रहे हैं ई, ह्रस्व ई यानी छोटी ई है, तो यहाँ पे छोटी ई लिख दिया। फिर म है तो जाहिर सी बात है म में अ होगा, तो हमने म और अ को अलग कर दिया। और यहाँ पे ल में बड़ी की मात्रा है तो हमने ल में बड़ी ई लिख दिया। हो गया स्पष्ट रूप से वर्ण विच्छेद इमली का। अब यहाँ उल्लू। अब आधे अक्षर वाले कैसे, तो यहाँ हम देखेंगे ह्रस्व उ यहाँ भी है तो ह्रस्व उ जोड़ ल हलंत जोड़ ल हलंत। दो क्यों है? क्योंकि एक ल हलंत इसलिए है और उसके तुरंत बाद ल हलंत इसलिए है क्योंकि ल संयुक्त है। ल संयुक्त है यानी ल से जुड़ा हुआ है। यहाँ आधा ल है और पूरा ल है, तो ल आधा है तो उसमें तो स्वर होगा नहीं, इसलिए इस ल के बाद स्वर नहीं आके डायरेक्ट व्यंजन यानी ये वाला ल यहाँ पे आ गया है। और बड़े उ की मात्रा है इसलिए बड़ा उ, दीर्घ उ, है ना, यानी जिसकी मात्रा हो उस स्वर को हम लिख देते हैं। तो बड़े उ की मात्रा है यहाँ पे तो बड़े उ को हमने लिख दिया। अब यहाँ स्त्री। अब यहाँ आधा स है तो दंत स जोड़ डायरेक्ट क र ई आएगा। हमने पिछले वीडियो में जाना जो संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ स्र चार, वो कैसे लिखे जाएंगे वो यहाँ पे स्पष्ट है और पीछे भी हमने बता दिया है। तो इसलिए त र ई स्त्री।
तो ई क्यों आया? त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, त्र होता है, तर अ त्र होता है। और यहाँ ई इसलिए आया बड़ी क्योंकि त्र में दीर्घ ई की मात्रा है। तो दंत स जोड़ त हलंत, दंत स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ दीर्घ ई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल और केवल अंत में यहाँ पे बड़ी की मात्रा है और यानी स्वर है। कहीं भी हमें स्वर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट व्यंजन 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 सभी व्यंजन है ना। क्योंकि त्र ये दंत स आधा है इसलिए दंत स आधा, और त्र में त आधा है, फिर र पूरा होता है तो र में तो मात्रा है तो इधर ही दे दिया। अब आगे है कक्षा, तो क अ, यहाँ क पूरा है इसलिए क अ। अब क्ष में हम सभी जानते हैं क और मूर्धन्य श को मिला के होता है और आकार है, अगर नहीं होता तो अ होता। तो क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ आ, कक्षा, है ना, स्पष्ट हो गया। यहाँ पे है ज्ञानी, तो हमने पिछले वीडियो में बताया ही था कि संस्कृत में ज को यहाँ जो ज है और य है ज्य, यानी कि ज्ञ को ज्य कहा जाता है। तो वर्ण विच्छेद में वही शुद्ध रूप संस्कृत वाला ही लिखा जाता है। तो ज्ञानी लिखा है यानी ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, है ना। विज्ञान होता है, वैज्ञानिक होता है शुद्ध रूप संस्कृत के हिसाब से, और हिंदी के हिसाब से विज्ञान वैज्ञानिक। तो यहाँ ज्ञानी लिखा है तो ज य आ, ज्ञा हो गया, ज य से ज्ञ हो गया यानी ज्य, और आ की मात्रा है यहाँ पे तो आ, और न में हम दीर्घ ई की मात्रा देख रहे हैं तो न दीर्घ ई, तो ज्ञानी। श्र वही जैसे प्र होता है प में पदेन र लगा रहता है, प आधा होता है, र पूरा होता है तो प पदेन र होता है, वैसे ही तालाब श पदेन र होता है श्र। तो यहाँ पे तालाब श में र लगा अ लगा तो श्र हो गया। तालाब श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, श्र जोड़ म हलंत जोड़ अ, म, श्रम, म में अ, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे यहाँ है श्रम और यहाँ है शर्म, दोनों सुनने में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, कभी कभी भ्रम भी हो जाता है लोगों को। तो यहाँ पे श्र में हम देख रहे हैं कि आधा तालाब श है और यहाँ पे शर्म में पूरा तालाब श है, तो इसलिए दंत तालाब श जोड़ अ श, और यहाँ पे रेफ वाला र हमेशा आधा होता है, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं आएगा, इसलिए नहीं आया है, डायरेक्ट क्या आ गया है, व्यंजन आ गया है। तो र हलंत जोड़ म जोड़ अ, शर्म। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि तालाब श पूरा है इसलिए अ आ गया, और रेफ वाला र हमेशा आधा होता है, पदेन र हमेशा पूरा होता है, यानी प्रकार वाला, आगे भी हम देखेंगे प्रकार वाला प्र जो होता है पदेन र वो पूरा होता है, और कर्म धर्म जो ऊपर से हो दिया जाता है रेफ वाला र वो आधा होता है, यानी उसके बाद कोई भी वोवेल नहीं आता, कोई भी स्वर नहीं आता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश, तो यहाँ प्रकाश में हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से पदेन र है, यहाँ पे प में पदेन र लगा हुआ है, तो पदेन र मैंने कहा पूरा होता है इसलिए अ लगेगा। तो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि हिंदी का नियम है कि दिखने में जो अक्षर आधा लगता है वो पूरा होता है, संयुक्त अक्षर, संयुक्त वाले अक्षर जो हमें दिखाई दे कि आधा है वो पूरा होता है, और जो दिखाई दे कि पूरा है वो आधा होता है। तो हम प में देख रहे हैं कि प हमें पूरा दिख रहा है और र आधा दिख रहा है, यानी प आधा है और र पूरा है, जो आधा वो पूरा, जो पूरा वो अधूरा। तो यहाँ पे अधूरा है प, इसलिए तुरंत बाद क्या आया है, कोई भी स्वर नहीं, व्यंजन आ गया है र, और र पूरा है, इसके बाद में अ आया है, तो प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ आ, यानी का है यहाँ पे, और जोड़ तालाब श अ यानी श, इसमें कोई मात्रा नहीं तो अ होगा, प्रकाश। अब यहाँ कृष्ण है, कृष्ण में देखते हैं क के बाद में री है, क्यों है री, क्योंकि क में री की मात्रा है, री क्या है, स्वर है, और स्वर की मात्रा होती है, इसलिए क री क्री यानी क री कार, इसमें क क्या है, रीकार है, री की मात्रा है, यहाँ पे एबीसीडी के सी की तरह री की ये मात्रा। तो क हलंत जोड़ री जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अण,
अब यहाँ पे अण है और मूर्धन्य स के बाद अण क्यों आया, क्योंकि यह मूर्धन्य स आधा है, हाफ है, कोई भी स्वर नहीं आएगा, डायरेक्ट व्यंजन आ जाएगा। तो मूर्धन्य स हलंत जोड़ अण हलंत जोड़ अ, यानी यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अ, कृष्ण। अब आगे क्या है, प्रार्थना। तो यहाँ पे जैसे प्रकाश में था या प्रकार में होता है वैसे ही प्र यहाँ पे भी है, तो प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ, तो हो गया प्रा, और रेफ वाला र है तो प्रा र, रेफ वाला और पदेन वाला र, दोनों र के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ प्रा, और रेफ वाला र प्रार, थ अ न आ, तो प्रार्थना। नौ में आ की मात्रा है इसलिए न हलंत जोड़ आ, प्रार्थना। अब यहाँ स्थिति, स्थिति में देख रहे हैं क्या, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि दंत स आधा है, यानी दंत सौथ संयुक्त हरस्व इकार, यानी छोटी की मात्रा, दंत सौथ संयुक्त हरस्व इकार, तो हरस्व इकार, स्थिति। यहाँ पे स्थिति है। अब कैसे समझेंगे किसके बाद कौन सी मात्रा, यहाँ सब तो हम देख रहे हैं कि जो दिख रहा है उसी प्रकार से हमने लिख दिया, यहाँ तो कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि आधे अक्षर के बाद हरस्व की मात्रा नहीं लगती है, आधे अक्षर से पीछे लगती है, यानी अगले अक्षर में वो मात्रा हो तो वो मात्रा आधे अक्षर में हालांकि मात्रा नहीं लगती, लेकिन इसकी मात्रा आधे अक्षर के पीछे लगती है, क्योंकि आगे भ्रम न हो जाए कि ये दंत स पूरा है। स्थिति, स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, पहले क्या है, दंत स है तो दंत स हलंत जोड़ थ है तो थ हलंत जोड़, थ में कौन सी मात्रा है, तो थी है, तो थ ई थी, थ हलंत जोड़ ई थी, और त ई ती, तो त हलंत जोड़ छोटी ई, स्थिति। यानी जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही हम वर्ण विच्छेद कर देंगे, स्पष्ट रूप से बिना वर्ण विच्छेद किए भी हम बता सकते हैं निश्चित रूप से काउंट करके कि इसमें कितने वर्ण है, कौन कौन से वर्ण है। हमें दिख रहा है दंत स है, यहाँ है थ है, ई है, तो दंत स थ हरस्व ई और त हलंत और हरस्व ई, जो दिखता है वही हम लिख देते हैं। आगे है क्रिया। क्रिया में हम क्या देख रहे हैं, मैंने क्या बताया कि जो संयुक्त वाले इस तरह के जो शब्द होंगे विद्वान वगैरह में, क्रिया में, तो जो पूरा दिखेगा वो आधा होगा, जो आधा दिखेगा वो पूरा होगा। तो हम स्पष्ट रूप से यहाँ र जो है पदेन र आधा दिख रहा है, यानी पदेन र पूरा है, और क पूरा दिख रहा है यानी क आधा है, यहाँ स्पष्ट हो गया है। क हलंत जोड़ र, क के बाद कोई भी स्वर नहीं आया तो क आधा, तो क हलंत जोड़ र जोड़ हरस्व ई जोड़ य हलंत जोड़ आ, क्रिया। तो कर ई क्री और क्री, कर ई क्री और या य आ, या, क्रिया हो गया। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं वर्ण विच्छेद, कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, ये किस तरह के हैं, ये है पंचमाक्षर वाले। तो पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बताया हुआ है। पांचवा अक्षर यानी 5 वर्ग होते हैं, आप सभी जानते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी 5 वर्ग होते हैं, और पांचों वर्ग का अंतिम अक्षर होता है पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर। यानी क वर्ग में ले तो क्या हो जाएगा, क ख ग घ ङ, तो ङ जो हुआ पांचवा अक्षर हुआ, है ना, और च छ ज झ य जो हो गया पांचवा अक्षर हो गया। वैसे अण, वैसे ही न, और वैसे ही म, यानी क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, ये पांचवा अक्षर हुआ पंचमाक्षर। तो जब पंचमाक्षर को अनुस्वार या चंद्रबिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हम वहां इस तरह से हम लिखते हैं अनुस्वार और चंद्रबिंदु के रूप में हिंदी में, किंतु जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो संस्कृत के अनुसार उसे पूरा पूरा स्पष्ट लिखा जाता है, अनुस्वार चंद्रबिंदु नहीं लिखा जाता है, उस वर्ग का पंचमाक्षर लिखा जाता है। तो कैसे, तो नियम है कि अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आए, जो भी व्यंजन वर्ण, अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन वर्ण आए तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर होगा। यानी यहाँ गंगा में अनुस्वार के बाद ग आया है तो ग किस वर्ग का है, ग आता है क वर्ग में, क ख ग,
ग आता है किसमें? क वर्ग में। हम यहाँ देख रहे हैं अनुस्वार के बाद क्या है? ग। ग होता है क वर्ग में और क वर्ग का पंचमाक्षर होता है ङ। तो यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि ग हो गया और ङ, तो ये ग पूरा है तो हमने लिख दिया ग हलंत जोड़ अ ग, और अनुस्वार के बदले हमने लिखा ङ और क ख ङ, और उसके बाद में गा है, ग आकार गा है तो हमने ग हलंत जोड़ आ लिख दिया गा, तो हो गया गंगा। ठीक है, गंगा गंगा। अब यहाँ पे है 5, तो 5 में क्या है? प आ पूरा है तो प हलंत जोड़ आ पा हो गया, और चंद्र बिंदु के बदले हमने क्या लिखा? य लिखा। क्यों लिखा? तो हम स्पष्ट रूप से यहाँ देख रहे हैं कि चंद्र बिंदु के बाद में है च, और च वर्ग का पंचमाक्षर होता है य, इसलिए हमने लिखा य। तो प हलंत जोड़ आ जोड़ य हलंत जोड़ च हलंत जोड़ अ, च में कोई मात्रा नहीं इसलिए अ, 5। अगला है झंडा। तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है? ड। अनुस्वार के बाद में क्या है? ड। ड किस में आता है भाई? तो ट वर्ग में आता है, ट ठ ड, तीसरा वर्ण है ट ठ ड, तो ड आता है ट वर्ग में, और ट वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा? तो ण है ना, ट ठ ड ढ ण, अण, जिसको टवर्गी ण कहते हैं, अण है ना। तो झंडा, तो झंडा में हम देख रहे हैं झ पूरा है तो इसलिए हमने लिख दिया झ हलंत जोड़ अ, झ पूरा जोड़ अण। अब अनुस्वार के बदले हमने क्या लिख दिया? अण हलंत जोड़, और डा है ड आ तो हमने ड आ लिख दिया, ड हलंत जोड़ आ, झंडा। क्लियर है? यहाँ स्पष्ट है। आगे है दांत। तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के बाद में क्या है? चंद्र बिंदु के बाद में है त। तो मैंने कहा अनुस्वार या चंद्र बिंदु के बाद में जो भी वर्ण होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर होगा। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु के बाद में है त, और त वर्ग का पंचमाक्षर होता है न, छोटा न। तो यहाँ देख रहे हैं हम दा है तो द आ लिख दिया, द हलंत जोड़ आ दा, और त है तो त वर्ग का पंचमाक्षर न, तो हमने लिखा न हलंत जोड़ त अ, त में कुछ नहीं है तो अ, त हलंत जोड़ अ, दांत। आगे क्या है? खंभा। फिर अनुस्वार के बाद हम क्या देख रहे हैं? भ। भ किस में आता है भाई? तो प फ ब भ, चौथा वर्ण होता है प वर्ग का, तो प फ ब भ, उसके बाद आता है म, पांचवा पंचमाक्षर म। तो प वर्ग में आता है ये भ, और भ के बाद होता है म, यानी प वर्ग का पंचमाक्षर म। तो हमने यहाँ लिखा ख हलंत जोड़ अ, यानी ख पूरा है तो ख हलंत जोड़ अ, और अनुस्वार के बदले हमने लिखा म हलंत खम, और भ हलंत जोड़ आ, खंभा। भ में आ की मात्रा तो खंभा। इस तरह से स्पष्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये अनुस्वार होने पर या आधे अक्षर होने पर या कोई भी मात्रा होने पर हम किस तरह से जान पाएंगे कि वर्णों को कैसे अलग किया जाए और इसमें कितने वर्ण होते हैं। अगर इमली में हमसे कोई पूछे तो स्पष्ट रूप से हम एक ही बार में बोल देंगे कि स्वर एक ही है क्योंकि अलग हो ही नहीं सकता, और व्यंजन जितने होंगे सभी दो होंगे, अगर मात्रा है तो भी और नहीं है तो भी। अगर नहीं है तो अ होगा तो ऐसे ही दो हो जाते। अगर हम क भी बोलते हैं तो क अ दो हो गए, और की बोलते हैं तो भी क ई की, यानी मात्रा रहे न रहे व्यंजन वर्ण हमेशा दो होंगे, दो की संख्या में, और आधे को छोड़कर। आधा है तो स्पष्ट है, उसमें कोई स्वर है ही नहीं तो एक ही होगा, लेकिन व्यंजन वर्ण अगर पूरा है तो यहाँ पे स्पष्ट है म और ली। इमली में म और ली जो है यहाँ हम देख रहे हैं म अ है ल ई है, यानी दो दो है, और ई अकेले है। स्वर अकेले होता है क्योंकि उसका खंड नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता है, अलग नहीं होता है। तो स्वर एक व्यंजन दो, और संयुक्त जहां होंगे वहां स्पष्ट रूप से तीन होंगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जैसे ही होते हैं, यानी दो व्यंजन वर्ण जब आपस में संयुक्त होते हैं तो तीन हो जाते हैं। कैसे? एक आधा है जो जुड़ा है,
और जुड़ेगा तो पूरा से जुड़ेगा, तो पूरा वाले अक्षर, जो पूरा वाला अक्षर होगा उस अक्षर में तो निश्चित रूप से अ, आ या कोई भी मात्रा होगी, या नहीं कुछ होगा तो अ होगा। तो यहाँ पे स्त्री जो है यहाँ पे जुड़ा है, तो दंत स आधा है, तो 1, और यहाँ तो मात्रा है इस वजह से, और यहाँ 1 2 3 है ना। तर ई स्त्री। कक्षा यहाँ पे, यहाँ संयुक्त वाला है, त्र संयुक्त है, क्ष संयुक्त है, ज्ञ संयुक्त है, श्र संयुक्त है, ये सभी संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो ये ऑलरेडी 3 3 है, 3 3 है, सभी 3 है। और जो संयुक्त नहीं है, जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, वहां हम देख रहे हैं कि 2 संयुक्त व्यंजन आपस में है। तो देखिए यहाँ पे आधा ल 1, ल दीर्घकार ये 2, यानी यहाँ भी जो संयुक्त हुआ तो ये 3 ही है। यानी जहां भी व्यंजन वर्ण संयुक्त हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा संयुक्त हुआ है, ये ऑलरेडी संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में एक और व्यंजन संयुक्त हुआ है, तो यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 है। यानी कि और अनुस्वार एक ही क्योंकि आधा होता है, रेफ एक ही क्योंकि र आधा होता है, अनुस्वार चंद्र बिंदु आधा आधा हम देख रहे हैं, ङ य ण न म ये सब क्या है, आधा आधा है, यानी 1 1 है। इस तरह हम गिनती भी हम बिना वर्ण विच्छेद किए गिन भी सकते हैं आसानी से, और वर्ण विच्छेद करना हो तो बहुत आसानी से हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लिखेंगे, जो बोलेंगे, उसी को बस अलग अलग करना रहता है, जोड़ जोड़ जोड़, ऐसा जोड़ जोड़ के अलग करके अलग करना रहता है। इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर परेशानी हो, दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आप सभी ने वर्ण विच्छेद सीखा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी इस ज्ञान को फैलाइए, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, व्यूज़ बढ़ाएं, और सभी को ये ज्ञान की बातें बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।